Hello student, today we discuss about the reform laws. आज हम जो सुधार कानून है इट मीन्स जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन में जो सुधार है रिफॉर्म करने के लिए जो लॉज डेवलप किए गए जो कानून बनाए गए उनसे रिलेटेड आज हम स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक. Law were passed in 1819 prohibiting the employment of children under the age of 9 in factories and limiting the hours of work of these between the ages of 9 and 16 to 12 hours a day. यानी कि जो कारखानों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया. मतलब 1800 जो 19 है उसमें एक लॉ बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग जो 9 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी तरीके की जो फैक्ट्रीज़ है उसमें काम करने से उन पर रोक लगा दी गई. साथ ही साथ 9 से लेकर और जो 16 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके फैक्ट्री में काम करने की जो लिमिट है वो 12 आवर्स रखी गई. यानी कि एक दिन में उनसे अधिक 12 घंटे तक काम लिया जा सकता था. तो इस तरीके का लॉ जो 1819 में बनाया गया जिसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों से फैक्ट्री में काम कराने पर रोक लगा दी गई. साथ ही साथ 9 से लेकर और 16 वर्ष तक के बच्चों के जो वर्किंग आवर्स हैं उन्हें लिमिटेड कर दिया गया. अब जो इस एज के बच्चों से 12 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता था. द माइन एंड कॉलेरियज एक्ट ऑफ 1842 बैंडेड चाइल्ड अंडर 10 एंड वुमेन फॉर वर्किंग अंडरग्राउंड. यानी कि 1842 के खान और कोलियरी अधिनियम ने 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और महिलाओं के भूमिगत काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया. मतलब 1842 में एक जो माइंस यानी खान एक्ट बनाया गया जिसके अंदर 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और महिलाओं की जो अंडरग्राउंड जो वर्किंग थी यानी कि जो भूमिगत काम था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया. यानी कि इन लोगों से जो भूमि के अंदर का कार्य नहीं की लिया जा सकता था. द 10 आवर्स बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1847 आफ्टर मोर देन 30 years ऑफ एजेशन. यानी कि 30 से अधिक वर्षों के आंदोलन के बाद 1847 में टर्न ओवर विधेयक पेश किया गया. यानी कि टर्न आवर्स विधेयक जो पेश किया गया उसके लिए 18 ईयर्स तक 18 वर्ष तक 30 वर्ष तक आंदोलन चला था. द लिमिटेड द आवर्स ऑफ वर्कर फॉर वुमेन एंड यंग पीपल एंड secured in 10 hours day फॉर मेल वर्कर. इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं और युवाओं के लिए काम के घंटे को सीमित किया गया और पुरुष श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन हासिल किया गया. मतलब जो किसी भी व्यक्ति से 10 आवर्स यानी कि 10 घंटे से अधिक का जो कार्य है वो नहीं लिया जा सकता था. इसलिए इसे 10 आवर्स बिल के नाम से भी जाना जाता है जो 1847 में पास किया गया था. फेडरल फैक्ट्रीज एक्ट 1917 prohibited children and women from working more than 10 hours a day. यानी कि 1847 में जो फीडर के कारखाना अधिनियम ने बच्चे और महिलाओं के प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक के काम पर रोक लगा दी थी. इन 18th century England witnessed the agriculture revolution and the process of
इन क्लोजर 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने कृषि क्रांति और संलग्न की प्रक्रिया देखने को मिलती है। द डिबेट until the 1970s, historians use the terms Industrial Revolution for the change of occur in Britain from the 1780s to 1820। अगर हम देखें 1970 के दशक तक जो इतिहासकार थे, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने 1780 से 1820 के दशक में ब्रिटेन में जो भी परिवर्तन हुए थे उनके लिए औद्योगिक क्रांति यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड्स था उसका यूज़ उन्होंने किया था। फ्रॉम देन वाज चैलेंज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड, यानी कि इस तब से इसे विभिन्न आधार पर चुनौती दी जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड एक्चुअल बीन टू ग्रेजुअल टू बी कंसिडर ए रेवोल्यूशन। औद्योगिकरण वास्तव में क्रांति माने जाने के लिए धीरे धीरे किए गया था। मतलब जो रेवोल्यूशन होता है उसमें एक तरीके से सडन चेंज आता है, बट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो एक कंटिन्यूसली प्रोसेस में आता है। द कैरिड प्रोसेस ऑफ ऑलरेडी एक्सेड टुवर्ड न्यू लेवल, और इसने ऐसी प्रक्रिया को अंजाम दिया जो पहले से ही नए स्तर की ओर मौजूद थी। जो नए डेवलपमेंट में हमें देखने को मिलता है। इंग्लैंड हैज़ चेंज इन ए रीजनल मैनर prominently around the cities of London, Manchester, Birmingham and Newcastle rather than throughout the countries। अगर हम देखें तो इंग्लैंड पूरे देश की बजाय लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, यूक्सन शहरों के आसपास के एक क्षेत्रीय तरीके से बदला गया था। मतलब जो चेंजेस थे वो ओनली जो लिमिटेड एरियाज़ थे, जैसे लंदन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, बर्मिंघम हो गया, यहाँ तक ही सीमित थे। पूरी जो इंग्लैंड की जो कंट्री थी, ब्रिटेन था, उसमें चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ जो indicators of economic change occurring before and after 1850 to 20 suggest the situation industrialization was to be seen after rather than before this date। 1815 से लेकर 1820 से पहले और बाद में होने वाले आर्थिक बदलाव के संकेतक बताते हैं कि इन तारीखों से पहले की बजाय निरंतर औद्योगिकरण को देखा जाना था। मतलब जो ये डेट्स है उसमें जो कंटिन्यूसली जो चेंजेस आए हैं उन्हें किस तरीके से देखा जाए। द वर्ड इंडस्ट्रियल यूज विद द वर्ड रेवोल्यूशन टू लिमिटेड। अगर क्रांति शब्द के साथ प्रयुक्त जो औद्योगिक शब्द है, औद्योगिक की है, वो बहुत ही लिमिटेड यानी कि सीमित मात्रा में ही देखा जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन एक्सटेंशन बियॉन्ड द इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल शेपर एंड इनटू सोसाइटी टू गिव प्रोमिनेंस टू two classes, the bourgeoisie and the new class of promotions laborers in town and in the countryside। अगर यह परिवर्तन आर्थिक या औद्योगिक क्षेत्र से परे और समाज में फैल गए और दो वर्गों की प्रमुखता, जिसमें एक वर्ग जो पूंजीपति था और कस्बों और ग्रामीण इलाकों में सर्वहारा मजदूर वर्ग, एक नया वर्ग डेवलप हुआ। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग जो टू क्लासेस है उनको डेवलप किया। एक और तो जो रिच
पीपल्स थे यानी कि जो गरीब जो अमीर व्यक्ति थे उनका वर्ग बना, और दूसरी साइड जो वर्कर्स थे उनका वर्ग अलग बना। तो इस जो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसने सोसाइटी को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया।